नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं विधानसभा चुनाव से जुड़ा हमारा खास बुलेटिन लोकतंत्र 2017। मैं हूं प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश में चौथे दौर के प्रचार में सभी पार्टियों ने झोंकी ताकत। इलाहाबाद में प्रधानमंत्री और कांग्रेस उपाध्यक्ष की जनसभाएं, रायबरेली में अखिलेश और सुल्तानपुर में मायावती की रैली। फतेहपुर रैली में भेदभाव वाली टिप्पणी पर घिरे प्रधानमंत्री। विपक्षी दलों ने की आलोचना। चुनाव आयोग से शिकायत करेगी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। उत्तर प्रदेश के तीसरे दौर में 61% से ज्यादा मतदान। 69 सीटों के लिए 826 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद। 11 मार्च को नतीजे। मणिपुर के दूसरे दौर के चुनाव के लिए नाम वापसी का आखिरी दिन। पहले दौर में 168 उम्मीदवार। बीजेपी ने जारी किया विजन डॉक्यूमेंट। उत्तर प्रदेश में बाकी के चरणों के मतदान से पहले सभी दलों के नेता चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के नेताओं की आज प्रदेश के कई इलाकों में चुनावी जनसभाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उरई क्षेत्र के पुंछ में और इलाहाबाद क्षेत्र के अंडवा सराय में चुनावी रैलियां करेंगे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह बस्ती जिले के काटनगंज, अंबेडकर नगर के जलालपुर, सुल्तानपुर सदर के उडौली, बारोसा और चित्रकूट में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख और प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज 6 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव ऊंचाहार, अमेठी, भदैया, सुल्तानपुर सदर और मिल्कीपुर में रैलियां करेंगे। साथ ही कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी चौथे चरण में पड़ने वाली विधानसभा सीटों के लिए चुनाव प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश में है। राहुल गांधी आज बांदा, रायबरेली और इलाहाबाद में प्रचार करेंगे। बीएसपी प्रमुख मायावती सुल्तानपुर जिले में जनसभा को संबोधित करेंगी। उनकी चुनावी सभा उघरपुर, महेशरगंज में आयोजित होगी। तो आइए, अगले दौर के लिए तमाम जो नेता हैं वो अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं ताकि चुनावी जो फिजा है वो अपने पक्ष में की जाए। इस समय हमारे संवाददाता रवीन सिंह शोरान झांसी से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हम उनका फिलहाल रुख करते हैं। रवीन, अगर कहा जाए आप उस इलाके में हैं जिसके बारे में कहा जा सकता है कि यूपी में कोई भी चुनाव जीते लेकिन बुंदेलखंड हर बार हारता है, झांसी में क्या नजारा नजर आ रहा है? क्या इस बार चुनावी फिजा कुछ और कह रही है? क्योंकि इस बार भी हमने सुना है, चाहे मायावती हो या उमा भारती हो, हर किसी ने आकर अलग बुंदेलखंड की बात जरूर कही है, लेकिन क्या इस बार कुछ अलग नजर आ रहा है? जी देखिए प्रीति, जहां तक बुंदेलखंड का आपने जिक्र किया है, बिल्कुल सही बात है कि देश के बहुत पिछड़े हुए इलाकों में आता है। बुंदेलखंड की जनता जो है पिछले 70 साल से अपने अधिकारों के लिए त्रस्त है। यहाँ पानी की समस्या अभी तक सुलझी नहीं है। जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पे पीने भर का पानी नहीं है। खेतों को सिंचाई की तो बहुत दूर की बात है। और इसके अलावा जो प्राकृतिक पानी बरसता है, बारिश जो है वो भी यहाँ इस इलाके में बहुत कम हुई है, जिसकी वजह से सूखा, अकाल की समस्या यहाँ के लोगों को बहुत लंबे अरसे से सहन करनी पड़ रही है। यहाँ की जनता लगातार कोशिश यही करती है, मांग यही करती है नेताओं से कि कम से कम जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो पूरे देश में मुहैया हो गई हैं वो यहाँ पे नसीब करवाए जाएं, ताकि पलायन का जो एक सबसे बड़ा मुद्दा है, जो गरीबी की वजह से यहाँ से लोग फिलहाल रवीन की आवाज हम बच्चे यहाँ बाहर जाने के लिए मजबूर हैं, कम से कम उन समस्याओं का समाधान जो है वो हो जाए। राजनीतिक तौर पर ये अहम क्षेत्र है क्योंकि बुंदेलखंड जो इलाका है यहाँ से चली आ रही है और तो मुख्तलिफ राजनीतिक जो संगठन है उन्होंने अपने अपने तरीके से उसको मुद्दा बनाने की इस बार फिर से एक बार कोशिश की है। बहुजन
होती है। वहीं बीजेपी बुंदेलखंड प्राधिकरण एक बोर्ड बनाने की बात कर रही है ताकि इस प्रदेश में जो विकास अधूरा रह गया है उसको पूरा किया जा सके। लेकिन समस्या सबसे बड़ी यही आ रही है क्योंकि जिस तरीके से बुंदेलखंड का जो में है, अगर उसको प्रवीण, कुछ तकनीकी दिक्कतें, आपकी आवाज हम तक फिलहाल सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। हम फिर से आपका रुख करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम रुख करते हैं, रायबरेली में मौजूद है हमारे संवाददाता कृति मिश्रा। उनके पास हम चलते हैं। कृति, कांग्रेस का गढ़ कही जाने वाले रायबरेली में इस बार मुकाबला कैसा नजर आ रहा है? और हम जानते हैं गठबंधन भले ही हो गया हो, लेकिन कुछ सीटों पर खुद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के चेहरे आमने सामने हैं। ऐसे में किस तरह के समीकरण, और हम जानते हैं 2012 में कांग्रेस एक भी सीट यहां से नहीं जीत पाई। कितना दिलचस्प चुनावी समीकरण इस बार यहां नजर आ रहा है? जी हाँ प्रीति, देखिए रायबरेली पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि रायबरेली कांग्रेस के लिए खासकर सिर्फ चुनाव जीतना नहीं, एक प्रतिष्ठा का भी मुद्दा है। आप देखें 1967 से लगातार ये सीट कांग्रेस के पास रही है। हालांकि 1977 जो पोस्ट इमरजेंसी पीरियड था उसमें इंदिरा गांधी लोकदल के राजनारायण से हार गई थी। उसके बाद ब्रीफली 1996 और 1998 के बीच में ये सीट बीजेपी के पास रही है, लेकिन फिर लगातार कांग्रेस ने अपना वर्चस्व स्थापित किया है वहां पर लोकसभा इलेक्शंस में। अगर इस बार की मैं बात करूं तो देखिए बहुत कंफ्यूजन रहा अलायंस में, बहुत सारे नेगोशिएशंस हुए और इनफैक्ट प्रियंका गांधी ने डायरेक्टली इंटरवीन किया। उसके बाद कहीं ना कहीं सहमति बैठी। उसके बाद भी अभी भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में ऊंचाहार और सारनी सीट पे एक फ्रेंडली कॉन्टेस्ट हो रहा है। देखिए फ्रेंडली कॉन्टेस्ट दो अलायंस पार्टनर्स के बीच में हो वो डेफिनेटली दोनों को ही महंगा पड़ेगा। तो सबकी निगाहें यहाँ पर टिकी हुई है। खासकर रायबरेली की जो सदर सीट है वहां पर अखिलेश सिंह, जो बाहुबली जिनको कहते हैं विरोधी, वो लगातार 25 सालों से जीतते आए हैं। इस बार उनका स्वास्थ्य नहीं ठीक है तो उनकी बेटी अदिति सिंह आगे बढ़ रही है और वो कांग्रेस ज्वाइन कर चुकी है और वो कांग्रेस की प्रत्याशी है इस बार। तो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प समीकरण बन रहे हैं क्योंकि बीजेपी और बीएसपी भी लगातार सेंध लगाने की कोशिश कर रही है क्योंकि 2012 में एक भी सीट कांग्रेस ने नहीं जीती थी और सपा का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। तो मिला जुला ये सारे समीकरण मिलाकर रायबरेली पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। बिल्कुल दिलचस्प मुकाबला, और आज प्रचार भी हमें जोर शोर का देखने को मिलेगा। कृति, ऊंचाहार में आज अखिलेश यादव नजर आने वाले हैं, तो वहीं रायबरेली में आज राहुल गांधी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका कृति, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। और रविंद्र सिंह शोरा, आपका भी शुक्रिया करना चाहेंगे, आप झांसी से हमारे साथ जुड़े, जानकारी पहुंचाए, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में 3 दौर के मतदान के बाद अब चौथे दौर के लिए चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को फतेहपुर में रैली करके पार्टी के पक्ष में हवा बनाने की कोशिश की। इस मौके पर उनके निशाने पर सपा कांग्रेस गठबंधन रहा। ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। राज्य में चौथे दौर का चुनाव प्रचार जोरों पर है। इसी सिलसिले में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फतेहपुर में रैली को संबोधित किया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन पर तंज करते हुए नरेंद्र मोदी ने इसे डूबने वाला गठबंधन बताया। भारी प्रचार करने वालों को भी लगा कि 5 साल बीत गए, जनता का विश्वास टूट चुका है, अब करे क्या। उन्होंने सोचा तू भी डूब रहा है, तू भी डूब रहा है, अरे चलो यार जरा हाथ पकड़ ले, साथ बच जाए। लेकिन पहले ही दिन पता चला कि रास्ता बड़ा कठिन है। प्रधानमंत्री ने राज्य की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं होने की वजह से यहाँ के लोग सुरक्षित नहीं हैं। अगर कानून व्यवस्था नहीं है तो ईमानदार इंसान जी पाएगा। अगर कानून व्यवस्था नहीं है तो सामान्य मानवी की जिंदगी सुरक्षित रहेगी। भाइयों बहनों, अगर कानून व्यवस्था ठीक नहीं है तो कोई पूंजी निवेश नहीं आएगा। अगर कानून व्यवस्था ठीक नहीं है तो कल कारखाने नहीं लगेंगे। अगर कानून व्यवस्था ठीक नहीं है तो उद्योग नहीं लगेंगे, रोजगार नहीं मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में 3 दौर का मतदान पूरा हो चुका है। अब सबकी निगाहें चौथे दौर के मतदान पर लगी हैं। फतेहपुर में प्रधानमंत्री की रैली के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इसी रैली में धार्मिक आधार पर भेदभाव वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत कई दलों ने तीखी आलोचना की है।
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इसे लेकर चुनाव आयोग से शिकायत करने वाली है। अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। अगर होली पे बिजली मिलती है तो ईद पर भी बिजली मिलनी चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार का काम है। फतेहपुर रैली में प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। समाजवादी पार्टी ने प्रधानमंत्री पर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया और इस मामले में चुनाव आयोग से शिकायत करने की बात कही। समाजवादी सरकार ने जहां कब्रिस्तान के लिए बजट में व्यवस्था की वही शमशान के लिए भी की है। अगर वो रमजान के लिए बिजली की व्यवस्था है वही मुख्यमंत्री जी ने दिवाली के लिए भी की है और सबको मालूम है ये बात। इलेक्शन कमीशन में तो जा रहे हैं, बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने वर्ग विशेष का उल्लेख भी आज अपने भाषण में किया है, जबकि आज वोटिंग का दिन था। तो ये कौन सी भाषा और कौन सी विचारधारा है, वो आप बेटे रिकॉर्ड कर लेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने भी प्रधानमंत्री के बयान की तीखी आलोचना करते हुए चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है, तो एनसीपी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। चुनाव आयोग को इसका कड़ा नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि अभी हाल में दिए गए उनके निर्देश का स्पष्ट उल्लंघन है। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई करेगा। एक तरफ तो वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन जब बात करते हैं तो भेदभाव की बात करते हैं। तो ये दुखद बात है, देश का प्रधानमंत्री इस संकीर्ण विचारधारा रखता हो और हर चीज को एक सांप्रदायिक के आईने से देखता हो, एनेक्स से देखता हो, तो ये दुखद बात है हमारे देश के लिए। दूसरी तरफ ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट कर प्रधानमंत्री के बयान पर पलटवार किया है। तो सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बंटवारे की राजनीति करने का आरोप लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हालांकि बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का बचाव किया है। जाति की राजनीति सपा और बसपा कर रहे हैं, धर्म की राजनीति सपा बसपा कर रहे हैं, उसका आईना मोदी जी ने दिखाया तो इनको वो खराब लगने लगा, मगर वास्तविकता मोदी जी ने दिखाई है। उत्तर प्रदेश चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी बीजेपी पर हमले तेज करती जा रही है। रविवार को झांसी में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए नरेंद्र मोदी पर आरोपों की झड़ी लगा दी। झांसी में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को सुनने बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। दोनों नेताओं के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अच्छे दिन वालों ने सबको लाइन में लगा दिया, कई लोगों की लाइन में लगे लगे जान चली गई। पसीने पहुंचने के लिए जरूरत पड़ जाए रुमाल की, तो सोचो उत्तर प्रदेश की जनता कितना पसीना छुड़वाएगी 7 चरणों बाद, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस बार सबक सिखाएंगे। इन लोगों ने लाइन में लगाया है लोगों को, इस बार फिर लोग लाइन में लगेंगे और इनके खिलाफ मतदान देकर के इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों की कर्ज माफी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को कर्ज माफी के लिए उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, चाहे तो कर्ज माफ कर सकते हैं। मोदी जी, आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, अगर आप किसान का कर्जा माफ करना चाहते हो, आप जाओ रेसकोर्स रोड में अपनी कैबिनेट मीटिंग बुलाओ और उस कैबिनेट मीटिंग में आप निर्णय ले लो, उत्तर प्रदेश का बाकी हिंदुस्तान के किसान का आप कर्जा माफ कर दो। आपको उत्तर प्रदेश के चुनाव जीतने की कोई जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश में 3 दौर के मतदान के बाद अब राजनीतिक पार्टियां चौथे दौर के मतदान के लिए अपने पक्ष में हवा बनाने में लगी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इधर बीएसपी प्रमुख मायावती ने हमीरपुर और जालौन में रैली करके केंद्र और राज्य सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने बीजेपी पर आरक्षण खत्म करने की साजिश का भी आरोप लगाया। जालौन में बीएसपी प्रमुख मायावती के निशाने पर केंद्र की बीजेपी सरकार रही। उन्होंने केंद्र की नीतियों को दलित विरोधी बताते हुए बीजेपी पर आरक्षण खत्म करने की कोशिश करने का आरोप लगाया।
नोटबंदी के फैसले पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं। 3 महीने पहले देश में काला धन व भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की आड़ में व इसे देश हिस्से भी जोड़कर फिर बिना पूरी तैयारी के ही पूरे देश भर में अचानक 500 व 1000 रुपए के नोटों पर पाबंदी लगाने का यह एक ऐसा अति जन पीड़ादायी फैसला ले लिया जिसकी मार से देश की आम जनता अभी तक भी पूरे तौर से उभर नहीं पा रही है। वहीं मायावती ने राज्य की अखिलेश सरकार पर भी तंज किया। सपा सरकार के बबुआ की गुंडा व जंगल राज आदि से दुखी होकर अब इन दोनों चाचा भतीजे की सरकारों को कतई भी यहाँ माफ करने वाली नहीं है। मायावती ने साथ ही कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो अपनी गलत नीतियों से केंद्र के साथ ही कई राज्यों से सत्ता खो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इसके अलावा भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता रवि किशन रविवार को बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली। इस दौरान दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी भी मौजूद थे। खास बात यह है कि 43 साल के रवि किशन पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर अपने गृह जिले जौनपुर से चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि वो चुनाव हार गए और उन्हें महज 42,759 वोट यानी कुल मतों का 4.25% हिस्सा ही मिला। उत्तर प्रदेश में तीसरे दौर के मतदान में कल 61% से ज्यादा वोट पड़े। इसके साथ ही 826 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है, जिनमें 105 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। तीसरे दौर में मतदान केंद्रों पर आम लोगों के साथ साथ खास लोग भी मतदान करने पहुंचे। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव और डिंपल यादव ने सैफई में मताधिकार का इस्तेमाल किया, तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती और गृहमंत्री राजनाथ सिंह और उनके बेटे पंकज सिंह, कलराज मिश्र और केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने लखनऊ में वोट डाला। इससे पहले प्रदेश में पहले दौर की 73 सीटों पर 64% से ज्यादा मतदान हुआ था, जबकि दूसरे दौर की 67 सीटों पर 65% मतदान हुआ था। अब नतीजों का ऐलान 11 मार्च को होगा। स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए चुनाव आयोग ने इस बार बेहद खास इंतजाम किए हैं। पहली बार पोल डे मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके निगरानी की गई। इस सॉफ्टवेयर के जरिए आयोग ने सभी मतदान केंद्रों की सीधे लखनऊ में रियल टाइम मॉनिटरिंग की। इसके लिए सभी पोलिंग केंद्रों पर डिजिटल कैमरा, वीडियो कैमरा और वेब कैमरे लगाए गए। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के चुनाव के मद्देनजर इलाहाबाद में सियासी हलचल बढ़ गई है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र बेरोजगारी को इस बार बड़ा चुनावी मुद्दा मान रहे हैं। राज्यसभा टीवी के साथ खास बातचीत में विश्वविद्यालय के छात्रों और प्रोफेसरों ने जातिगत राजनीति पर भी चिंता जताई। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हम मौजूद हैं, जहां ये माना जाता है कि जो हिंदुस्तान के बेहतरीन दिमाग हैं, जो माइंड्स हैं, वो यहाँ पर काम करते हैं। यहाँ के छात्रों से और यहाँ के शिक्षकों से हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जिसे राजनीतिक नब्ज कहा जाता है फिलहाल वो क्या कर रही है, किसके लिए धड़क रही है, जाने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ प्रोफेसर मौजूद हैं, यहाँ पर आर.के. सिंह साहब मौजूद हैं, हे राम जी हैं, नीलम सरन है, यहाँ संजय दत्ता रॉय हैं, छात्र भी मेरे साथ कई यहाँ पर मौजूद है। आर.के. सिंह जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। हम चूंकि यहाँ कैंपस में मौजूद हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो युवा है यहाँ उत्तर प्रदेश का, बड़ी तादाद यहाँ युवाओं की है, आपको लगता है क्या मुद्दे हैं? मैं समझता हूँ सबसे पहली बात तो जो उनके जहन में कौन रही है वो ये है कि उत्तर प्रदेश जिसके पास इतनी संपदा है, इतने रिसोर्सेज हैं, और वो अभी तक इतने सालों से हमारे युवा वर्ग के लिए उनके लिए जो नौकरियां फराहम करने की बात थी या ढेर सारी और भी सहूलियात उनकी शिक्षा के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए और जो दो मूलभूत समस्याएं हैं उनको समाप्त करने के लिए उपाय क्यों नहीं करती है? मुझे ये बताइए, फिलहाल की ये कहा जाता है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को जो है राजनीति से अलग नहीं रखा जा सकता और रखा जाना भी नहीं चाहिए, लेकिन पिछले काफी दिनों में हमने कोई बड़ा उभरता हुआ नेता नहीं देखा है। क्या आप जैसे छात्रों की राजनीति में दिलचस्पी है? क्या आप कुछ बदलना चाहते हैं राजनीति में? हम सभी की रुचि है राजनीति में, किंतु सार्थक राजनीति की बात होनी चाहिए। अभी पिछले वर्षों से जो देखने में आ रहा है, नेगेटिव पॉलिटिक्स की एक परंपरा राष्ट्रीय स्तर के कुछ नेताओं द्वारा प्रचारित कर दी गई है
जिसके चपेट में हम सभी छात्र आ चुके हैं। ये क्या नेगेटिव पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? नेगेटिव पॉलिटिक्स, एक बहुत छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक कुलपति आते हैं, वो विश्वविद्यालय के तरक्की के लिए, इसके उत्कर्ष के लिए, यश के लिए काफी काम कर रहे हैं, किंतु कुछ ऐसे राजनीतिक संगठन हैं जो उनके कार्य में बाधा डाल करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय में समस्याओं का एक पुलिंदा तैयार कर देते हैं। अभी भी देश में एक तरह का राजनीतिक आंदोलन है कि 21वीं सदी का हिंदुस्तान कैसा होना चाहिए। इसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी किस तरह की दिशा दे रही है? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी कमी जो मुझे अब दिखाई दे रही है कि कास्टिस्ट पॉलिटिक्स जो इस प्रदेश को घेरे हुए है, उसने यहाँ पर भी जड़ें जमा रखी हैं। सामाजिक न्याय का भी जो झंडा है इस यूनिवर्सिटी ने बुलंद किया बहुत दिनों से। आपको लगता है कि क्या ये छात्र यहाँ और शिक्षक भूल गए हैं सामाजिक न्याय के मूल्यों? आज स्थिति यही है, और प्रदेश में जो बेरोजगारी का जो आलम है और जिस तरीके से जातिवादी राजनीति चल रही है, अखिलेश जी ने जिस तरीके से किया है, पिछले दिनों में आयोग से हमारे अध्यक्ष हटाए गए, उन पे यही आरोप लगा कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया, तो ये सब चीजें युवाओं को धीरे धीरे पीछे कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। विचार यहाँ पर बहुत हैं और बहुत कुछ सोचने समझने वाले लोग हैं, लेकिन समय हमारे पास कम है। लेकिन अब ये देखना होगा फिलहाल कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और इस प्रदेश में जितनी महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटियां हैं किस तरह से राजनीति को एक नई दिशा देंगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आरफा खानम शेरवानी, इलाहाबाद से, राज्यसभा टेलीविजन के लिए। और अब बात मणिपुर की। मणिपुर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नाम वापसी का आज आखिरी दिन है। पहले चरण के तहत 38 सीटों के लिए कुल 168 उम्मीदवार मैदान में हैं। राज्य की 60 में से 38 पहाड़ी और घाटी क्षेत्रों की निर्वाचन सीटों के लिए 4 मार्च को मतदान होना है। पहले चरण में 14 निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं। बीजेपी ने सभी 38 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि कांग्रेस पहले दौर की 37 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। दूसरे चरण का मतदान 8 मार्च को होगा, जबकि 11 मार्च को नतीजों का ऐलान होगा। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मणिपुर में 3 महीनों से जारी आर्थिक अवरोध के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। रविवार को इम्फाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट जारी करने के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में सत्ताधारी कांग्रेस ने एक साजिश के तहत आर्थिक अवरोध को लेकर राजनीति की है। उन्होंने कहा कि राज्य से आर्थिक अवरोध खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से यूनाइटेड नगा काउंसिल के साथ एक त्रिपक्षीय बैठक आयोजित करने के लिए कहा था, लेकिन इस मसले पर राज्य सरकार की स्थिति बेहद निराशाजनक रही। गृहमंत्री ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था को उन्नत बनाने और आर्थिक अवरोध को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की हर संभव मदद की है। बावजूद इसके राज्य में आर्थिक अवरोध जारी रहना किसी भी सूरत में मंजूर करने लायक नहीं है। और इसी के साथ फिलहाल हमारे खास बुलेटिन लोकतंत्र में इतना ही। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद देखिए वर्डिक्ट 2017। नमस्कार।